बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। मैं आज से केस टेकिंग के बारे में कुछ वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें इस वीडियो का उन्वान है केस टेकिंग टिप्स नंबर 1 इन होम्योपैथिक। ये मुख्तलिफ़ टिप्स आपको होम्योपैथिक डॉक्टर्स को समझाई जाएगी, जिसमें जब हमारा होम्योपैथिक डॉक्टर केस टेकिंग कर रहा होता है तो उसमें कौन कौन सी इसको प्रॉब्लम्स आती हैं और केस टेकिंग में क्यों कंफ्यूज हो जाता है। तो ये एक सीरीज़ मैंने सोचा कि मैं स्टार्ट करूँ। पाकिस्तान में मैंने जितने डॉक्टर्स को सुना है और पढ़ा है, देखा है, कोई भी डॉक्टर जो है ना केस टेकिंग के बारे में नहीं बता सकता। अगर उसको कुछ पता भी होगा तो वो छुपा लेगा, वो सही तरीके से वो इल्म नहीं देगा जो ऑथेंटिक इल्म होगा और जो हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए फ़ायदेमंद हो। तो दुआ करें अल्लाह ताला मुझे इस्तकामत में रखे और आप लोगों को सही इल्म पहुंचाने की कोशिश में लगा रहने दें। आपको जैसे पता है कि जो केस टेकिंग होती है, ये समझ लें कि हमारे होम्योपैथिक में 70% अगर आपने केस टेकिंग कर ली तो समझे आपका पेशेंट 70% ठीक हो गया। उसकी वजह ये होती है कि उस बीमारी को समझना, उस इंसान को समझना, ये बहुत बड़ा काम होता है होम्योपैथिक में। तो इस वीडियो के उन्वान पे रहते हुए मैं आपको पहली टिप्स बताता हूँ कि हम जब हमारे पास एक एक्यूट फेस में पेशेंट आता है तो हमें किन किन चीज़ों का मद्देनज़र रखना होता है। देखिए जी, आपके पास जब एक एक्यूट फेस में एक पेशेंट आता है तो टोटल आपका माइंड चेंज हो जाना चाहिए। क्रॉनिक केस टेकिंग से हट के आपने केस टेकिंग करनी। हमारा जो डॉक्टर एक गलती कर रहा होता है वो ये गलती कर रहा होता है कि वो जहां उसने एक्यूट फेस में एक्यूट केस टेकिंग करनी होती है वहां वो कुछ क्रॉनिक केस टेकिंग के भी पॉइंट्स बीच में डाल रहा होता है और जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है और वो पेशेंट को ठीक नहीं कर पाता। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं पहले डिस्कशन ये करूँगा, पहला टिप आपको ये दूंगा ताकि हम स्लो छोटे पॉइंट से स्टार्ट करें ताकि आप लोगों को इसके बारे में समझ आए। जब आपके पास कोई एक्यूट फेज में पेशेंट आता है तो आपने सबसे पहले उस पेशेंट की केस टेकिंग इस सूरत में करनी है कि जो उसको प्रेजेंट कंप्लेंट है उसको नोट करना, जो चीफ कंप्लेंट उसको नोट करना है। जैसे एक पेशेंट आया, उसको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, अब इसकी ये प्रेजेंट कंप्लेन है और ये इसकी चीफ कंप्लेन है, उसमें उसको बुखार भी होगा। ये सारी कंप्लेन आपने नोट करनी। यहाँ ना आपने उस पेशेंट की केस टेकिंग में ये देखनी है कि वो पेशेंट किस तरह के बैठ रहा है, ना आपने ये देखना है कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है। ये बिल्कुल आपने ज़ीरो कर देना है। आपने उसके जो सिम्टम्स आए हैं बीमारी की वजह से उसको नोट करना है। और वो जैसे अगर अपना फीवर के बारे में बताता है, अपने बुखार के बारे में बताता है, तो आपने नोट करना है कि उसको बुखार किस वक्त होता है और उस बुखार की वजह से उसको क्या प्रॉब्लम होती है। ये उसके सिम्टम्स हैं। और इसी तरह उसको नज़ला और ज़ुकाम होता है तो उससे उसको क्या प्रॉब्लम होती है। अच्छा, दूसरा एक्यूट फेस में आपने ये नोट करना है कि उसको सर्दी ज़्यादा लगती है या गर्मी ज़्यादा लग रही है। इस केस में एक्यूट फेस में
और फिर आपने नोट करना है कि उसको प्यास ज़्यादा लग रही है या प्यास कम लग रही है। अगर प्यास ज़्यादा लग रही है तो कितने पानी की प्यास लग रही है, और ठंडा पानी पीने की दिल कर रहा है या गर्म पानी पीने का दिल कर रहा है। ये एक्यूट फेज में आपने टिप्स याद रखनी है। और फिर आपने उसको देखना है कि वो उसकी जो एक्टिविटी है वो डल हो गया है, वो अपने बुखार और अपने नज़ला ज़ुकाम में सुस्त है, या उसका उसमें भी दिल कर रहा है काम करने को। ये उसकी एक्टिविटी नोट करनी है। और उसके बाद आपने सारी कंप्लेंट्स को एक जगह पे नोट करना है और इस चीज़ को याद रखना है कि उस वक्त पेशेंट को सर्दी ज़्यादा लग रही है या गर्मी, और आपने डिसाइड करना है कि मैं, अगर पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मुझे नज़ला ज़ुकाम खांसी है और मुझे साथ बुखार भी है लेकिन मुझे गर्मी ज़्यादा लगी, तो आपने एक टिक मार्क कर देना है कि इसकी जो मेडिसिन इस वक्त इसको दी जाएगी वो गर्म दवा दी जाएगी। ठीक है, गर्म दवा दी जाएगी। और अगर वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे सर्दी ज़्यादा फील होती है, जब मुझे बुखार और नज़ला ज़ुकाम होता है तो मुझे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर आपने नोट कर लेना है कि मैं इसको ठंडी दवाई दूँ जिसकी तासीर ठंडी है। जो मेडिसिन आप जाएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। फिर आगे आपने जाना है उस पेशेंट की, जब चेक करना है कि उसको प्यास ज़्यादा लग रही है या कम लग रही है। अगर उसको प्यास कम लग रही है तो फिर आपने नोट करना है कि इसको वो मेडिसिन देनी है जिस मेडिसिन में प्यास कम है। फिर आपने उससे अगला स्टेज जो 3rd नंबर पे जाना है कि ठंडे पानी की प्यास लग रही है या गर्म की लग रही है। अगर वो कहता है कि मुझे ठंडे पानी की प्यास लग रही है, मुझे ठंडा पानी अच्छा लग रहा है, तो फिर आपने वो मेडिसिन देनी है जो ठंडे पानी की, जो उसकी तासीर ठंडी है। उससे फिर आगे आपने जाना है, ये पूछना है कि एपेटाइट उसकी कैसी है, भूख कैसी है। अगर उसकी भूख ज़्यादा है और उस पर मेडिसिन आ जाएंगी कि कौन सी मेडिसिन देनी है। ऐसी मेडिसिन है जिसमें पेशेंट को भूख ज़्यादा लगती है तो उसको अपने टिक मार कर लेना है। ये मैं आपको केस टेकिंग जब आपने कर ली तो उसमें वो पॉइंट्स बता रहा हूँ जो पॉइंट्स आपने नोट कर। फिर इसी तरह पेशेंट को नींद ज़्यादा आ रही है कम आ रही है, ये नोट करें। उस पर भी आप मेडिसिन में चले जाएंगे। और ये हो गई उसकी केस टेकिंग। अगर उसका बुखार आपने नोट करना है, अगर वो एक्यूरेट आपको टाइम बता देता है डॉक्टर साहब मुझे रात को ही बस बुखार बढ़ जाता है, सारा दिन मैं ठीक रहता हूँ, तो फिर आपने बुखार में वो मेडिसिन की तरफ जाना है जो रात की है, जिसकी टाइमिंग रात की है, 12 बजे के बाद की है, 8 बजे के बाद की है, 10 बजे के बाद की है, वो नोट करना। ना उस बंदे की पर्सनैलिटी देखनी है, ना उस बंदे की एंजाइटी देखनी है, ना उस बंदे की आपने डिप्रेशन देखना है। फिर आपने उसकी बॉयल मूवमेंट देखनी। बॉयल मूवमेंट से मुराद कि उस बंदे को कब्ज हो रही है या नहीं। इसमें फिर आप चले जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन अलग है, लूज मोशन हो रहा है तो उसकी मेडिसिन अलग है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। ये है एक्यूट केस टेकिंग। इसमें आपने हटना नहीं है इस एक्यूट केस टेकिंग से। अगर आप उसकी एंजाइटी की तरफ चले जाएंगे, उसके खौफ की तरफ चले जाएंगे, उसके और चीज़ों की तरफ चले जाएंगे तो आप उसके एक्यूट फेस को डील नहीं कर सकेंगे। हाँ, अगर एक केस आप पेशेंट आपके पास आता है वो डर गया है तो उसकी चीफ कंप्लेंट क्या है? डर। फिर आपने उस डर को थोड़ा सा डिफाइन करना है और उसको करना है, क्योंकि वो एक्यूट में। तो एक्यूट में आपने कभी की क्रॉनिक को और एक्यूट को मिक्स नहीं करना। एक्यूट फेज में सिंपल सिंपल आपने उसके सिम्टम्स लेने हैं, चीफ कंप्लेन नोट करनी है, और फिर आपने उसको उस सिचुएशन से निकालने के लिए जब आप उसको मेडिसिन जो आएगी देंगे तो उसका नॉर्मल सिम्टम्स नॉर्मल करना शुरू कर देगी बॉडी। और उसको जैसे प्यास बहुत लग रही होगी तो प्यास नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी, सर्दी लग रही होगी तो नॉर्मल टेम्परेचर होना शुरू हो जाएगा, इसी तरीके से बुखार हो रहा होगा तो बुखार कम होना शुरू हो जाएगा, इसी तरीके से नींद नहीं आ रही होगी तो नींद आना शुरू हो जाएगी। ये 6 से 7 दिन में पेशेंट नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो ये वो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपने नोट करने हैं।
हम क्या करते हैं, हमारे पास एक्यूट पेशेंट आता है तो हम समझते हैं यार इसकी पर्सनैलिटी भी देखो, इसको तो बहुत डीपली देखना है, ऐसे नहीं है। आपने फिंगर टिप्स पे एक्यूट फेज में अगर आप केस टेकिंग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगी। तो आप पेशेंट्स 5 मिनट से ज़्यादा 10 मिनट लगा लें, आप एक पेशेंट को 10 मिनट देंगे तो आप उसके एक्यूट फेसिस को डील कर सकेंगे। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो हमारा पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं और हमारे पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स हैं बेचारे कंफ्यूज इसी चीज़ पे होते हैं कि वो एमरजेंसी पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर सकते, एक्यूट फेस को ट्रीट नहीं कर सकते। उनकी एक लॉजिक है या उनको एक लॉजिक समझाई जाती है कि एक्यूट फेस में आपको सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं, पता नहीं चलता। आप क्रॉनिक केस में तो आपके पास टाइम मिल जाता है, आप पेशेंट को टाइम दे देते हैं, 2 दिन के बाद भी आप उससे सवाल कर सकते हैं। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। असल में हम मिक्सअप कर रहे होते हैं, हम खिचड़ी पका रहे होते हैं। तो एक्यूट फेस में आपने मद्देनज़र रखना है चीफ कंप्लेंट, और उस कंप्लेंट्स की वजह से उसकी बॉडी पे क्या क्या साइड इफेक्ट आ रहा है उसको नोट करें और उसकी एक लिस्ट बना लें। जैसे मैंने अभी बताया, वो लिस्ट जब बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मेडिसिन्स अलग होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपकी 20 मेडिसिन होंगी तो आप जब उस लिस्ट के मुताबिक उस पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो 10 मेडिसिन आ जाएंगी, फिर और नीचे जाएंगे तो 5 आ जाएंगे। फिर उसमें आपने जब उसको और ऑब्जर्व करेंगे, उसकी चीफ कंप्लेंट को ऑब्जर्व करेंगे, उसकी साइड्स देखेंगे कि इसको लेफ्ट साइड पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, राइट साइड पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारी मेडिसिन में लेफ्ट साइड की मेडिसिन अलग हैं, राइट साइड की मेडिसिन अलग हैं, पेन की मेडिसिन अलग हैं। तो आप अगर इस फार्मूले के तहत और इस लॉ के मुताबिक आप पेशेंट का इलाज करेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी, आपकी जो मेडिसिन होगी एक्यूरेट जाके काम करेगी। तो ये वो केस टेकिंग के पॉइंट्स हैं जो हमारे डॉक्टर्स हजरात, जो हमारे उस्ताद हैं, वो नहीं समझाते, नहीं पढ़ाते। हमारे पाकिस्तान में अलमिया यही है कि हमारे पाकिस्तान में अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, हमारे पाकिस्तान में अच्छे उस्ताद नहीं हैं, क्योंकि वो बेचारे उसी कैटेगरी से पढ़ के आ रहे होते हैं और अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे होते, अपने आप को आगे नहीं लेके जा रहे होते। और वो ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में पहले से डाल दिया जाता है कि किसी को नहीं बताना अगर आपके पास कोई फार्मूला होगा। तो याद रखें, ये इल्म फिर अगर आपके पास होगा भी तो ये कब्र में चले जाएगा। तो इल्म देने से बढ़ता है, इल्म देने से आपका भी इल्म बढ़ेगा और जिनको आप इल्म दे रहे हैं उनका भी बढ़ेगा। और वो जिस पेशेंट को अप्लाई करेंगे ये इल्म, उस पर जो जो सवाब मिलेगा वो आपको भी मिलेगा। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, मेरी इस कोशिश पे ऑब्जेक्शन कोई ना करे। मैं जो चीज़ें आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ सिखाने की, आप उसको सीखें, ये लॉ के मुताबिक हैं, ये मेरा कोई टोटका नहीं। आप इस बेस के मुताबिक केस टेकिंग करें और अपने पेशेंट को जब मेडिसिन देंगे तो आप 100% कॉन्फिडेंट होंगे कि मैं जो मेडिसिन दे रहा हूँ वो बिल्कुल एक्यूरेट दे रहा हूँ। शिफा अल्लाह ने देनी है, आपने सिर्फ मेहनत करनी है। और जब आप मेहनत करेंगे तो यकीन करेंगे कि आपके हाथ में अल्लाह शिफा रखना शुरू कर देगा और वो दी जाएगी, क्योंकि आप लॉ के मुताबिक आपका ट्रैक ठीक होगा। आप जिस तरीके से पेशेंट के ऊपर मेहनत कर रहे होंगे, आप पढ़ के कर रहे हो। तो ये एक मैंने केस टेकिंग की पहली टिप आपको बताई जो एक्यूट फेस में आती है। और एक्यूट फेस को डील करना बहुत आसान है अगर आप अपने ट्रैक से ना हटें, आप उसकी चीफ कंप्लेंट से ना हटें। आप ये मेडिसिन को जब स्टडी करेंगे तो आप यकीन करेंगे उस मेडिसिन में जो पॉइंट्स होंगे वो आपके पेशेंट्स पे नज़र आएंगे तो आप उसको देंगे तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। आगे हम जाएंगे एक्यूट फेस में, उसके बाद फिर हम क्रॉनिक केसेस में जाएंगे। मैं ये केस टेकिंग का एक सिलसिला मैंने शुरू किया क्योंकि मेडिसिन में तो आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, बहुत सारी लोगों की एक्सपीरियंस मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको चाह रहा हूँ कि मैं वो चीज़ सिखाऊं जो शब्द हम शुरू में स्टूडेंट थे तो हमें किसी ने नहीं सिखाया, हमने खुद सीखा, खुद पढ़ा, दुनिया को एक्सप्लोर किया, दुनिया में बड़े बड़े डॉक्टर्स को सुना, पाकिस्तानी डॉक्टर्स को नहीं सुना। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तानी जो डॉक्टर है वो नहीं सिखाता। अब कुछ यंग डॉक्टर्स आ गए हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना इल्म दें। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी अपना इल्म जो आपके पास है आप लोगों को दें, ख़ासकर होम्योपैथिक डॉक्टर्स को, होम्योपैथिक स्टूडेंट्स को, ताकि वो ट्रैक पे आए।
हमारा होम्योपैथिक डॉक्टर बेचारा बहुत डिसहार्ट हो चुका हुआ है, वो सिर्फ एक स्टोर तक महदूद हो चुका है और वो कहता है मैंने आगे नहीं पढ़ना, क्योंकि वो जो स्टेज से चल के आया उसको कोई उम्मीद ही नहीं नज़र आ रही। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इसको सुने, इसको अपने पेशेंट्स पे अप्लाई करें और मेरी बातों में ऑब्जेक्शंस ना निकालें। मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ उसको अप्लाई करें और वो लॉ के मुताबिक है, हनीमन के लॉ के मुताबिक है और डॉक्टर्स के लॉ के मुताबिक है कि एक्यूट फेज में किन किन बातों को मद्देनज़र रखा जाता है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। एक ये 15-20 मिनट की वीडियो है, अगर आप इस 15-20 मिनट की वीडियो को समझ जाएं तो आप एक्यूट फेज को बहुत आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें अगर कोई आपकी क्यूरीज हो, कोई सवाल हो, बिल्कुल बिला झिझक आप मुझसे कर सकते हैं। मुझसे इंडियन डॉक्टर सवाल करते हैं, मुझे हैरत होती है कि मैंने तो ये चैनल बनाया था अपने पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए कि मेरे पाकिस्तान में होम्योपैथिक ज़वाल पजीर है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स इसको ना सुनता है ना वो पढ़ता है, ना उसने पढ़ना है। अगर वो सही डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, अपना एक मकाम बनाना पड़ेगा, उसको अपने नाम के आगे होम्योपैथिक डॉक्टर लगाना पड़ेगा, सिर्फ डॉक्टर नहीं लगाना पड़ेगा। देखें, जब आप अपने आप को खुद रिस्पेक्ट नहीं देते तो दूसरे लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। आप एलोपैथिक डॉक्टर नहीं हैं, हम एलोपैथिक डॉक्टर्स नहीं हैं, वो एक अलग फील्ड है, हमारी अलग फील्ड है। हमने अपनी फील्ड में इज्जत पैदा करनी है, हमने अपनी फील्ड में अपने आप को ऊपर लेके जाना, हमने किसी की फील्ड को छेड़ना नहीं, ना किसी को अपनी फील्ड को छेड़ने देना है। ये लॉ के मुताबिक काम करना है, पढ़ना है। आप अभी से पढ़ना शुरू कर दें, ये लेक्चर सुनना शुरू कर दें, आज से ही अपने क्लिनिक में एक्यूट फेज को इस तरीके से डील करना शुरू कर दें। कोई प्रॉब्लम हो, किसी किस्म का किसी डॉक्टर को कोई मसला हो, अगर वो सीखना चाहता है तो मुझे फ़ोन भी करे, मुझे कॉल भी करे, मुझसे सीखे भी। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्शंस करना चाहता है, मेरी बातों को पकड़ना चाहता है कि ये तो ऐसे है तो ऐसे, तो वो कभी भी नहीं सीख सकता। हमारे यहाँ अलमिया यही है कि हमारे यहाँ होम्योपैथिक डॉक्टर कहता है मुझसे ज़्यादा इल्म किसी को भी नहीं। मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ और मैं अभी भी पढ़ता हूँ, अभी भी सीखता हूँ, अभी भी डॉक्टर्स को सुनता हूँ। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप सुने और आप उसको अप्लाई करें अपने पेशेंट्स में। तो ये एक मैंने केस टेकिंग टिप नंबर 1 एक्यूट फेस की मैंने आपको बताई है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो इसको आपने मुझसे डिस्कस करना है और फिर हम जाएंगे आगे केस टेकिंग टिप नंबर 2 में जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये दुआ करें कि मुझे जितना केस टेकिंग पे अबूर हासिल है, मैंने जितना पढ़ा है होम्योपैथिक लॉ के मुताबिक, होम्योपैथिक जो उसूल है उसके मुताबिक जो केस टेकिंग है, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको डिलीवर करूँगा। और इंशाल्लाह ताला जब आप उसको पढ़ेंगे और अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे, अपने क्लिनिक्स में लेके आएंगे, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे तो आप फिर समझेंगे कि हाँ भाई, इस तरीके से हमने करना है। क्योंकि हमारी होम्योपैथिक एक साइंस है और वो फार्मूले के तहत चलती है, उसके मुख्तलिफ लॉ हैं, कानून हैं, उसको आपने फॉलो करना है। जब आप उसको फॉलो करके चलेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है जी, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, हमारे दोनों जहानों में जो बेहतर है नसीब करे, जो नहीं है हमसे दूर कर दे। अल्लाह हाफिज़।